वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इसकी इजी एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको देने वाला हूं और आपको सारे टॉपिक इसके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम से। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ में आज के अपने इस चैप्टर को। सो फिजियोलॉजी क्या है? इट कैन बी सेड दैट फिजियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइजेस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अल्टर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के फंक्शनिंग पे उसका क्या असर पड़ता है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो कैसे काम करती है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं इसकी। आगे बढ़ते हैं अब हम। कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा लगभग ऐसे 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जिसमें से पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है एंड्योरेंस, तीसरा है स्पीड और चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम वन बाय वन करके इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है आप सभी जानते होंगे कि मतलब एक तरीके से जो हमारी जो पूरी शक्ति होती है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है। सो स्ट्रेंथ कंपोनेंट हैज वेरिड सब टाइप्स। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ठीक है, मतलब इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। और कुछ ऐसी गेम्स होते हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, ठीक है, जंप्स हो गए, स्प्रिंट हो गए, पावर जहां पे यूज होती है, ठीक है, ये ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, ऐसे गेम्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग गेम्स होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा फोर्स प्रोडक्शन की जरूरत होती है और मतलब बहुत ही क्विकली हमें ये सब करना होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मतलब इस तरीके से ये सब होता है। उसके बाद में आगे आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंथ का एक छोटा सा इंट्रो आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। ओके, कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी ये किस पे डिपेंड करता है। सो पहला है बॉडी वेट। देखो, देर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ। ऐसा माना जाता है कि जो बंदा जितना भारी होता है, जितनी बॉडी वेट उसकी होती है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ऐसा हम एक मानते हैं। ओके, सो इट हैज बीन नोटिस दैट इंडिविजुअल्स विद हैवियर बॉडी वेट, जिसका बॉडी वेट हैवी होता है, आर स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल्स विद द लाइटर वेट। यानी कि जो हल्के लोग होते हैं उनसे ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ होती है जो भारी लोग होते हैं। फिर उसके बाद है साइज ऑफ द मसल। अब हमारी स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि मसल्स का साइज कितना है। सो द साइज ऑफ द मसल डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ पोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। जितनी अच्छी मसल्स उतनी ज्यादा आप स्ट्रेंथ लगा पाएंगे। सो इट इज वेल नोन फैक्ट दैट बिगर एंड लार्जर मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। और ये माना जाता है, ये फैक्ट है कि जितनी बड़ी और लंबी मसल्स होंगी उतना ही ज्यादा फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो पाएगा। और है मसल कंपोजिशन। अब ये ध्यान से सुनना आप, यही जो पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मसल्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स के फाइबर से यहाँ पे हमारी मतलब पाई जाती हैं। एक तो है फास्ट ट्विच फाइबर्स, यानी कि जिसको हम व्हाइट फाइबर्स भी कहते हैं, और है स्लो ट्विच फाइबर्स, यानी कि रेड फाइबर्स। सो द फास्ट ट्विच फाइबर्स आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर, यानी कि इनमें थोड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फास्टर होता है, एंड देयरफॉर दे कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। इसलिए अगर इसमें फास्टर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो मतलब उतनी ही जल्दी प्रोड्यूस कर सकता है फोर्स को। ओके, जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, जो कि नाम से पता चल रहा है, स्लो ट्विच फाइबर्स, ये उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फास्टर नहीं कर पाते, ठीक है, बट दे आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। पर इनका जो है ये थोड़ा सा मतलब ये लंबे समय तक होता है कुछ, ठीक है। एंड मसल्स कंटेनिंग मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ। और जिसके मसल्स के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा होते हैं, इट मींस व्हाइट फाइबर जिसकी बॉडी में ज्यादा होगा मसल्स में, वो ज्यादा स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस कर पाएगा। यही इसमें बताया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी ये लिखा है कि फास्ट ट्विच फाइबर परसेंटेज मस्ट बी हाई इन मसल्स, यानी कि हमारे मसल्स के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर, व्हाइट फाइबर ज्यादा होना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर है एज। एज भी मतलब भाई एक फैक्टर होता है कि अगर आपकी एज 15 से 30 साल के बीच में है, 15 to 30 के बीच में है, तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। लेकिन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस व्हेन एज इंक्रीजेस, जब एज बढ़ती है तो स्ट्रेंथ हमारी धीरे 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 कम होती जाती है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है? हमारी ऐसी एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मूव क्विकली ओवर अ डिस्टेंस। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप क्विकली जा रहे हो तो ये भी स्पीड है। या इफ यू आर फिनिशिंग योर टास्क इन मिनिमम टाइम, ओके, इट मींस फिनिशिंग एनी टास्क इन मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में आप अगर टास्क फिनिश करते हो, ये भी एक स्पीड है अपने आप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। सो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं कि आपकी स्पीड कितनी होगी? सो पहला है मसल कंपोजिशंस। भाई वही बात आ जाती है कि जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं और जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं इसको, व्हाइट एंड रेड फाइबर। सो जिसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा होंगे, यानी कि व्हाइट फाइबर ज्यादा होंगे, उनकी स्पीड भी अच्छी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। इफ योर बॉडी इज नॉट हैविंग दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी, सो यू कैन नॉट बी मतलब क्विक। ओके, अगर आपको क्विक काम करने हैं, फ्लेक्सिबल अगर आप नहीं हो तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। सो फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू द रेंज ऑफ मूवमेंट। आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहे होंगे, आपकी मूवमेंट, आप अपने जॉइंट से कहीं भी कुछ भी कर पाओ अच्छे से, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम। सो इट कवर्स ऑल जॉइंट्स एंड हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। ओके, इफ यू आर फ्लेक्सिबल सो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, अब अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए सो यू विल नीड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? एक बहुत ही क्विक और एक्सप्लोसिव जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे कि जिसमें मतलब बहुत ही ज्यादा हम एकदम से एक्सप्लोसिव समझ रहे हो ना, कि मतलब बहुत ही ज्यादा पावर लगा के अगर हम स्ट्रेंथ कोई लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारी स्पीड आती है। अगर हमें इसको इंप्रूव करना है, इफ यू वांट टू इंप्रूव सो वी हैव टू गो फॉर ट्रेनिंग। ओके, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिक कंपोजिशन, मसल साइज एंड मसल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जितनी मसल साइज होगी उसी हिसाब से आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है आप लगा पाओगे। फिर है बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। सो स्पीड के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि फॉर मैक्सिमम स्पीड परफॉर्मेंस, अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस में ज्यादा से ज्यादा स्पीड चाहिए, सो द मसल्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ कंजप्शन, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो फॉर दिस पर्पस द फोस्पेजन, एडोनसिन, ठीक है, एंड ट्राइपोस्पेट, यानी कि इसको एटीपी कहा जाता है, एंड क्रेटाइन फोस्फेट यानी कि सीपी, स्टोरेज इन द मसल्स शुड बी इनफ। इनका एटीपी का और सीपी का जो स्टोरेज है वो इनफ होना चाहिए। ठीक है, जितना मतलब एक इनफ चाहिए होता है वो होना चाहिए। एंड इफ एटीपी एंड सीपी स्टोरेज अगर कम है, ठीक है, स्टोरेज इज लेस इन कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स, सो द मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई बिकम स्लो आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। अगर ये एटीपी और सीपी का जो स्टोरेज है वो कम होगा, सो क्या होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही हो सकते हैं कि अगर एनर्जी इनसफिशिएंट होगी तो आपकी जो बॉडी का जो मतलब जो स्पीड है वो भी कम होती जाएगी और हर काम फिर स्लो होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट था। फिर है अब एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस रेफर्स टू योर बॉडीज फिजिकल कैपेबिलिटी टू सस्टेन एन एक्सरसाइज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि आपकी सहन की क्षमता, सहने की क्षमता, एंड्योरेंस। अगर आप मान लो रनिंग कर रहे हो तो कितने लंबे तक जा सकते हो, यहाँ पे तेज की बात नहीं हो रही है, कितने ज्यादा देर तक, ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड, ज्यादा से ज्यादा कितना खींच के आप उस काम को कर सकते हो, वही आपकी एंड्योरेंस है। सो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एंड्योरेंस के लिए बहुत जरूरी है। पहला है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी क्या है? इट रेफर्स टू द कैपेसिटी टू मेंटेन द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स। हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए एंड दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एंड्योरेंस। अगर अच्छे से ऑक्सीजन हमारे मसल्स में आएगी सप्लाई से, सो हमारा एंड्योरेंस का लेवल बढ़ता है। लैक्टिक एसिड, सो ड्यूरिंग इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज और क्विक मतलब फिजिकल एक्टिविटीज आर बॉडी प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। एंड इफ वी डोंट हैव एबिलिटी टू टॉलरेट, अगर हम हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कि हम उस लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर सकें, सो वी कैन नॉट कंटिन्यू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर लॉन्ग आवर्स। ज्यादा दूर तक मतलब नहीं हम दौड़ पाएंगे और ज्यादा लंबे समय तक फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड हम नहीं कर पाएंगे किसी भी एक्सरसाइज को।
एनारोबिक कैपेसिटी, ये क्या है? द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मसल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपके मसल्स की जो कैपेसिटी होती है काम करने की, अगर ऑक्सीजन ना हो, वो हमारी एनारोबिक कैपेसिटी कहलाती है। ओके, सो मोर और लेस एनारोबिक कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ एंड्योरेंस एक्टिविटीज। सो ये बहुत जरूरी होती है, इसका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप कोई भी एंड्योरेंस एक्टिविटी में शामिल हो। मूवमेंट इकोनॉमी, सो एनर्जी में बी सेव्ड इफ द मूवमेंट्स आर करेक्ट। अगर आपकी मूवमेंट्स आप ज्यादा मतलब फालतू नहीं कर रहे हो तो आपकी उतनी ही एनर्जी बचेगी। सो द इकोनॉमिकल मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर इनहेंसिंग एंड्योरेंस। अगर आपको लंबे समय तक भागना है तो उतनी ही मूवमेंट करो जितने की जरूरत है। ज्यादा तेज भागते जाओगे सो आप समझ लीजिए एनर्जी उतनी ही ज्यादा खत्म होगी, एंड्योरेंस कम हो जाएगी। तो ये होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। मैं आपको समझाता जा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, काफी इजी टॉपिक्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सो इन जनरल फ्लेक्सिबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ द मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स दैट enables द joints ऑफ बॉडी टू मूव इजीली थ्रू अ कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट। आप आपके जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, आपके जॉइंट्स आराम से कहीं भी कुछ भी मूवमेंट कर सके, आप फ्लेक्सिबली कुछ भी कर सकते हो, पूरा पीछे घूम जा रहे हो, आगे आ जा रहे हो, ठीक है। सो यही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इट मींस मोर मूवमेंट्स। जितनी ज्यादा आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इफ यू आर फ्लेक्सिबल सो यू कैन डू मोर एंड मोर मूवमेंट्स। सो अब ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, कि किसी में कैसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप देखोगे कि जो जितना ज्यादा एज में बड़ा होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही कम होती है। एक बच्चा पूरा घूम जाता है, पलटी मार देता है, लेकिन क्या एक बूढ़ा ये सब कर पाता है? नहीं कर पाता, क्योंकि एज का फैक्टर आता है। वहीं फिर जेंडर भी होता है कि मेल्स जो होते हैं ऐसा माना जाता है वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वीमेन। और इंजरी, अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है उसकी। एनवायरमेंट, जहां कोल्ड एनवायरमेंट होता है वहां फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वहीं जहां पे हॉट एनवायरमेंट होता है वहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है वार्म अप किया जाना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज से पहले, ताकि हॉटनेस जो आपके अंदर शरीर में आनी चाहिए, ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा, तभी आपकी बॉडी के अंदर आपको सही से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज अगर आप करते हैं लगातार तो मतलब रेगुलर बेसिस पे, सो फ्लेक्सिबिलिटी सही रहेगी। जॉइंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, अगर जॉइंट्स का स्ट्रक्चर सही नहीं है तो भी फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। और एक्टिव लाइफस्टाइल, अगर किसी बंदे का लाइफस्टाइल एक्टिव है, इफ योर लाइफस्टाइल इज एक्टिव देन यू विल बी हैविंग अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो ये होएगा इसके अंदर। फिर है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज सो हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस। ओके, कैसे ये मतलब इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। सो फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज करते हैं सो आपके जो कार्डियो रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस होते हैं, ठीक है, वो मतलब बहुत ही कम उनका मतलब रिस्क हो जाता है कि आपको कभी कुछ ऐसा होगा। और एक्सरसाइजेस इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ता है, ठीक है, हार्ट का साइज बड़ा होता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर आपका सही हो जाता है। सो हमें रेगुलरली परफॉर्म करनी चाहिए एक्सरसाइज। फिर अब आगे है, देखो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। कार्डियो यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं। तो हम वन बाय वन देख लेंगे क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर मान लो आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके कार्डियो सिस्टम पे क्या इफेक्ट आ रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहते हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो, so if you are regularly doing exercise or performing exercise or physical activities so your blood flow will be increased and quick recovery। so अगर आप आफ्टर एक्सरसाइज देखते हैं तो कुछ लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, रिकवरी जल्दी नहीं हो पाती, थकान बनी रहती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी रिकवरी क्विक होने लगेगी, जल्दी होने लगेगी। कार्डियक आउटपुट, ये क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है जो हमारा हार्ट पंप करता है वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस विद द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, जितनी इंटेंस एक्सरसाइज होगी हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, इसमें क्या है?
द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू द हार्ट विद एवरी हार्ट बीट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। हर दिल की धड़कन के साथ जो आपका ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, ये बढ़ता है जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, इंक्रीजेस आफ्टर एक्सरसाइज। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होता है, डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन अ बिगिनर स्टार्ट्स एक्सरसाइज। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको सांस ज्यादा फूलती है, ज्यादा से ज्यादा सांस लेने का मन करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है आपका। सो बट व्हेन द सेम इंडिविजुअल परफॉर्म्स एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस देन इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट रेस्ट डिक्रीजेस इन कंपैरिजन टू द बिगिनिंग स्टेज। अगर आप लगातार करते हो 1 महीने तक तो आप कंपेयर करना, बिगिनिंग स्टेज में आपका रेस्पिरेशन ज्यादा होता होगा, बट आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आपका रेस्पिरेशन कम होने लगेगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर है रेसिजुअल एयर वॉल्यूम। ये क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर जो एयर की वॉल्यूम होती है विच इज लेफ्ट आफ्टर एक्सेलेशन। इनहेल एक्सेल करते हैं हम, सो एक्सेलेशन के बाद जो बच जाती है वो होती है। सो विद एक्सरसाइज द रेसिजुअल एयर कैपेसिटी इंक्रीजेस विच इनहेंसेस एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो हमारे लंग्स की एफिशिएंसी जो है वो भी काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर अब हम आगे चलते हैं, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का, तो आइए समझते हैं। सो मसल्स का साइज इंक्रीज होता है अगर आप, इफ यू आर परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज ऑन रेगुलर बेसिस, सो योर मसल साइज विल बी इंक्रीज एंड मोर मसल्स लेस फैट। if you are performing physical activities daily, so muscles will be more and your fat will be less, okay, आपका फैट कम होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग मसल्स, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंक्रीज स्टेमिना, स्टेमिना इंक्रीज होता है। टोन्ड मसल्स, आपकी मसल्स जो है काफी टोन्ड लिखती हैं, मतलब बॉडी में एक शेप नजर आती है दूर से, आप मतलब काफी ज्यादा सही लगते हैं देखने में। वेट कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका वेट कंट्रोल रहता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। फिर क्या है, एक्सरसाइज इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू टॉलरेट लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड को अगर आपकी बॉडी टॉलरेट कर लेती है, ठीक है, मसल्स जो है आपकी टॉलरेट कर लेती हैं, तो आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, आप टायर्ड जल्दी नहीं होंगे, फैटीग नहीं आएगा, वर्किंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड, ओके। सो ये इसके इफेक्ट हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज। बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं हमारे स्पोर्ट्स में जब भी हम खेलते हैं, ठीक है, अब वो क्या है आइए देखते हैं आगे। सो अ स्पोर्ट इंजरी मे बी डिफाइंड एज अ डैमेज टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के टिश्यूज में कोई डैमेज आ जाता है जो कि किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए आया हो या कोई स्पोर्ट्स में आया हो, तो वो स्पोर्ट्स इंजरी कहलाता है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को हम समझेंगे क्या होती हैं। सो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया है, पहला है अब्रेशन, दूसरा है कंट्यूशन, तीसरा है लेसरेशन, फिर उसके बाद फोर्थ है स्ट्रेन, फिफ्थ है स्प्रेन, लास्ट है इंसिशन, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन सारे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नाम से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी पर अंदर ये बहुत ही ज्यादा आसान है। सो सबसे पहले अब्रेशन। एब्रेशन क्या है कि आप कोई रफ सरफेस से आपका हाथ मान लो घिस गया, ओके, कोई भी रफ चीज थी, ऐसी रफ सरफेस था, आपका हाथ, आपका पैर, कोई भी बॉडी पार्ट है जो रब हो जाता है उस पे, ठीक है, रगड़ जाता है, तो वो रगड़ा सा आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका एब्रेशन होता है ये। अब ट्रीटमेंट इसके लिए क्या हो सकता है, क्लीन द सरफेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। मान लो ये अफेक्टेड पार्ट है, इसको पहले साफ किया जाएगा। स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लीस्ट बाय कंप्रेशन बैंडेजेस, आप यहाँ पे कुछ बांध के ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। एंटी टेटनस इंजेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है, एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, काफी सिंपल था। फिर उसके बाद है कंट्यूशन। कंट्यूशन क्या है, कंट्यूशन इज अ मसल इंजरी, ठीक है, ये जो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है ये कंट्यूशन का है। इट कैन बी कॉज्ड बाय अ डायरेक्ट हिट विद एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। मान लो कोई बॉल लग गई किसी की आंख में यहाँ पे, सो इट इज अ टाइप ऑफ हेमेटोमा विच रेफर्स टू एनी कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ अ वेसल। मान लो ये जो आपको दिख रहा है ये कलर पर्पल सा, ये क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ अ वेसल, ओके, यही है इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सूजन कम करने के लिए कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन, ठीक है, और अदर मेडिकेशंस हो सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, पेन किलर्स हो सकते हैं जो भी डॉक्टर आपको रेफर करता है। फिर उसके बाद है लेजरेशन। लेजरेशन में क्या है, आपको फोटो में नजर आ रहा होगा,
इट इज बेसिकली टीयरिंग ऑफ द स्किन, आपकी स्किन कहीं से थोड़ी सी कट जा रही है, ठीक है, और मतलब कोई ऐसा वॉन्ड सा बन जाता है वहां पे, तो ये आपका लेजरेशन है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट से अगर आप कांटेक्ट में आ गए हो तो हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? क्लीन द सरफेस ऑफ द इफेक्टेड पार्ट। मान लो ये इफेक्टेड पार्ट है, इसको आपको क्लीन करना है। स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लीस्ट बाय कंप्रेशन बैंडेजेस, वही कंप्रेशन बैंडेजेस से आपको ये ब्लीडिंग को पहले रोकना होता है। फिर है स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन क्या है अब इसको समझते हैं। अ स्ट्रेन इज डिफाइंड एज एन इंजरी टू अ टेंडन। टेंडन क्या होता है? टिश्यूज दैट कनेक्ट योर मसल्स एंड बोन्स, मसल एंड बोन्स को कनेक्ट करने वाले टिश्यूज हमारे टेंडन होते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई इंजरी आ जाती है, सो स्ट्रेन्स ऑफन ऑक्योर इन द लोअर बैक, लोअर बैक में स्ट्रेन हो सकता है आपको, ठीक है, एंड द मसल इन द बैक ऑफ द थाई, थाई के बैक साइड की मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? इट कैन बी मैनेज्ड बाय अप्लाइंग आइस पैक्स, आइस पैक लगा के आप सिकाई वगैरह कर सकते हो। मेंटेनिंग द स्ट्रेन मसल इन अ स्ट्रेच पोजीशन, खींच के रख सकते हो मसल को स्ट्रेच करके थोड़ा सा। राइस हो सकता है इसके लिए, राइस यानी कि रेस्ट करना है आपको, आइस का यूज करना है, कंप्रेशन थोड़ा सा दबाव डालना है और एलिवेशन थोड़ा उठा के रखना है, ये आपका स्ट्रेन हो जाएगा। फिर है स्प्रेन। अब ये स्ट्रेन और स्प्रेन सुनने में एक जैसे हैं पर इसमें थोड़ा डिफरेंस है। स्प्रेन क्या है? इज द स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स, आपको कभी कभार मोच से आ जाती है, ठीक है, द फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन्स इन द जॉइंट्स, ठीक है, बोन्स को जो जॉइंट्स में कनेक्ट करने वाला टिश्यू है उसमें अगर कोई ऐसी मोच सी आ रही है आपकी, कुछ स्ट्रेच हो गया है वो, सो ये हमारा स्प्रेन है। अ स्प्रेन अकर्स व्हेन यू ओवर एक्सटेंड, मतलब कुछ, मतलब आपका पैर है, ठीक है, ये उल्टी डायरेक्शन में मुड़ जाता है किसी तरीके से, क्योंकि ऐसे ही मोच आती है अगर आप उस पर स्ट्रेस कर देते हो ज्यादा, सो ये हो सकता है। इसका जो कॉमन लोकेशन होती है वो हमारी एंकल होती है, एंकल पे ज्यादातर मोच आती है अगर आपने देखा हो। ट्रीटमेंट इसका भी वही है, राइस, रेस्ट करो, आइस का यूज करो, कंप्रेशन और एलिवेशन। अब उसके बाद है नेक्स्ट इंसिशन। इंसिशन क्या है ये मैं फोटो नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ मतलब अप्रोप्रिएट ना हो बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक सा दिखता है, बहुत बड़ा कट होता है। एक शार्प ऑब्जेक्ट से अगर, यानी कि नाइफ से, चाकू से, कोई टूटे हुए मतलब ग्लास के टुकड़े से, सीजर्स से अगर कोई काट देता है अपने आप को, सो वो फिर इंसिशन हो जाता है। हाउएवर ओकेजनली दीज टाइप्स ऑफ वाउंड्स कैन बी वेरी डीप, बहुत ज्यादा डीप वाउंड्स होते हैं। कटिंग इनटू मसल्स इशू, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स और मतलब वो सब का बहुत ज्यादा मतलब कटिंग हो सकती है इसमें। डैमेज टू मेजर ब्लड वेसल्स कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, और मतलब भाई जानलेवा ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर कोई इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स कट जाती है। अब हार्ड टिश्यू इंजरीज देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। दो तरीके की होती है, डिसलोकेशन और फ्रैक्चर, दोनों समझा देता हूं आपको। डिसलोकेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका कि मतलब कुछ आपकी बोन्स की पोजीशन हिल जाती है, कभी कभार क्या होता है ना, तो इसमें क्या होता है, डिसलोकेशंस आर जॉइंट इंजरीज, ये बेसिकली दीज आर जॉइंट इंजरीज दैट फोर्स द एंड्स ऑफ योर बोन्स आउट ऑफ पोजीशन। द कॉज इज ऑफन अ फॉल, कहीं से आप गिर गए, आपका जबड़ा थोड़ा सा मतलब जो आपका जॉ है, जो आपकी बोन है, ठीक है, वो डिसलोकेट हो सकती है, आपकी एल्बो डिसलोकेट हो सकती है, ठीक है, आपकी नी डिसलोकेट हो सकती है। ये स्पोर्ट्स में हो सकता है या आप कहीं से गिरते हो तब हो सकता है। सो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ डिसलोकेशन में क्या होता है। आपका मतलब हड्डी खिसक सकती है, सीधी सी बात है, ठीक है, शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है आपका, एल्बो की डिसलोकेशन आ सकती है, और जॉ बोन जो होती है आपकी वो डिसलोकेट हो सकती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो हम सभी जानते हैं, हड्डी टूटना भाई, बहुत ही कॉमन सी बात है, ये तो हम अपनी लाइफ में सुनते रहते हैं, हड्डी टूट गई। सो फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन बोन, हड्डी टूटना फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट कोई अगर आप कहीं से गिर जाते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई सीवियर कोई टैकल ऐसा हो जाए, ठीक है, मतलब तो ये फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। पहला जो टाइप होता है फ्रैक्चर्स का वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। Stress fractures may occur because of overuse injuries and the failure to have adequate equipment to protect the body. अगर आपके पास adequate equipment नहीं है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये फ्रैक्चर हो सकता है। कॉजेज वही है कि मतलब कोई एक्टिविटी आप बहुत जल्दी कर रहे हो, ठीक है, उसका अगर रिस्क ज्यादा है तो हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? रेस्ट करना है, कोल्ड थेरेपी यानी कि आइस पैक्स, ठीक है, कोल्ड कंप्रेस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई आइस टू द इंजर्ड एरिया, बर्फ लगाई जा सकती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन चलाई जा सकती हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन और एस्पाइरिन एक्सेट्रा, और रिकवरी टाइम जो है वो 6 to 8 वीक्स का होता है हीलिंग के लिए।
फिर उसके बाद है ग्रीन स्टिक, ये भी फ्रैक्चर का ही एक टाइप है। सो अ फ्रैक्चर इन यंग सॉफ्ट बोन इन विच द बोन बेंड्स, ठीक है, एक तरीके से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है बोन। कॉजेज क्या है, गिरने से ज्यादा होता है, ऑकर विद अ फॉल। एंड इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर्म फ्रैक्चर्स आर मोस्ट कॉमन, ठीक है, देन लेग फ्रैक्चर्स। इट कैन बी कॉज्ड बाय मैनी थिंग्स लाइक पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपका ये मुड़ के टूट सकता है। मोटर व्हीकल, बाइक से एक्सीडेंट होने से ये हो सकता है, ठीक है। फिर है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, अ फ्रैक्चर इन विच अ बोन इज ब्रोकन स्प्लिंटेड और क्रश्ड इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, हड्डी टूट के टुकड़ों में हो जाए। ओके, कॉजेज क्या है, डायरेक्ट कोई ट्रॉमा हो जाता है या इनडायरेक्ट ट्रॉमा हो जाता है, कोई वायलेंस हो जाती है, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, बैट मार दिया किसी ने हाथ वाला, तो ये हो सकता है सीन, हॉकी मार दी किसी ने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कम्यूटेटेड फ्रैक्चर हो सकता है। फिर उसके बाद है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसमें क्या है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इज व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन। अब ये चीज आप इग्नोर करिए, ये फोटो वही है, इसमें अगर मान लो एकदम सीधा बीचों बीच फ्रैक्चर आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। कॉजेज क्या है, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली, सीधा भाई मतलब कोई ऐसा फोर्स आ जाए आपके हाथ के ऊपर आके गिर जाए, तो हो सकता है परपेंडिकुलरली, मतलब परपेंडिकुलरली अगर कुछ ऐसा गिर जाता है हाथ पे तो हो सकता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर इज वन ऑफ इन विच द बोन ब्रेक्स डायगनली, डायगनल तरीके से आपकी बोन जो है वो टूटती है। सो दिस फ्रैक्चर इज यूजुअली कॉज्ड बाय एन इंजरी टू बोन, यानी कि फॉल से हो सकता है, गिरने से, एक्सीडेंट से हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो जाए उससे हो सकता है। impacted fracture, what is this, so an impacted fracture is one whose ends of cracked bones are driven into each other। मान लो ये हड्डी है, ये बीच में आपकी टूटी, ये हड्डी मतलब जो उसके टुकड़े हैं वो नीचे वाले में घुस गए, नीचे के ऊपर में घुस गए, बहुत बुरी तरीके से जो फ्रैक्चर होता है वो होता है, जैम्ड हो जाते हैं एकदम से बिल्कुल, ठीक है। सो इसमें क्या है, कॉजेज इसके, इट इज कॉज्ड मेनली व्हेन समवन फॉल्स फ्रॉम हाइट, बहुत ही ऊंचे आप कहीं से बिल्डिंग से गिर जाते हो तो ये हो सकता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द एसेंशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जो एसेंशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होता है, मान लो किसी का सर फट गया गली में बच्चे का, वो बच्चे को आप क्या वहीं पे ट्रीटमेंट दे दोगे, कुछ वैसा तो आप नहीं दे सकते, पर कुछ इमरजेंसी तो कर सकते हो ना आप ट्रीटमेंट, उसको पट्टी बांध दी या कुछ उसका साफ सफाई वगैरह करके फिर ले गए आगे। सो यही आपका फर्स्ट एड होता है। इट इज इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर, ठीक है, टेम्परेरी केयर होती है, इमीडिएटली दी जाती है, अगर कोई इंजरी एक्सीडेंट हो जाता है, इलनेस में कुछ हो जाता है तो, ठीक है। और इट इज एन इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट के विक्टिम को आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फिजिशियन के पास जाने से पहले कुछ आप टेम्परेरी उसको कुछ ऐसा दे सकते हैं। अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों ये दिया जाता है, ठीक है, जैसे हार्ट अटैक किसी को होता है तो उसमें पंप किया जाता है चेस्ट के ऊपर, ये क्यों किया जाता है ऐसा। इसके पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर एनी इमरजेंट सिचुएशन, टू अवॉइड एरर्स एंड एक्ट क्विकली एंड कामली, कोई गलती ना हो इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में। और टू एक्सेस एंड केयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस फर्स्ट, ओके, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ जाती हैं उसमें केयर करना। तीसरा है टू मिनिमाइज फर्दर इंजरी, कोई ज्यादा आगे इंजरी ना हो, इन्फेक्शन ना फैले, उसके लिए आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। टू मेक द विक्टिम्स कंफर्टेबल एज पॉसिबल विच इनेबल हिम टू सेव एनर्जी, एनर्जी सेव हो, थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल में मतलब फील करवाना, ये सब इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है लाइफ बचाना, ठीक है। सो यही सब था आज के इस चैप्टर में, अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।